प्रश्न 1। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है, क्योंकि गर्जना क्रांति का सूचक है। कवि इससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। प्रश्न 2। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर। इस कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि यह बादलों की गर्जना और उमड़ घुमड़ से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती की तपन को हरकर उसे शीतलता प्रदान करते हैं। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और क्रांतिकारिणी शक्ति की आकांक्षा रखता है जिससे दुर्भग पीड़ित जनता को सुख प्राप्त हो सके। प्रश्न 3। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है, पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में, उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुष रूप में, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, समाज को नवजीवन की प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में। प्रश्न 4। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह। कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। उत्तर। निम्नलिखित शब्दों में नाद सौंदर्य है, घीर घीर घोर गगन, धाराधरो ललित ललित काले घुघराले बाल, कल्पना कैसे पाले विकल विकल, उन्मन थे उन्मन। प्रश्न 5। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में लिखिए। उत्तर। छात्र प्राकृतिक सौंदर्य का एकाग्रचित से अवलोकन करें और उस समय उठने वाले भावों को कविता रूप प्रदान करने का प्रयास करें। प्रश्न 1। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। उत्तर। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इसी प्रकार निम्न पंक्तियों में मानवीकरण द्वारा फागुन की शोभा को मानव मन में उठी उंगों का रूप दिया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि फागुन और मानव दोनों एक हो गए हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। प्रश्न 2। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि उस समय वसंत ऋतु के आगमन से सारी प्राकृतिक शोभा मनोहारी एवं रंग बिरंगी हो जाती है। कवि का मन उस शोभा को लगातार देखते रहना चाहता है, इसलिए वह इसकी सुंदरता को निहारता ही रहता है। चाहकर भी वह अपनी आंखों को उस पर से हटा नहीं पाता है। प्रश्न 3। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन विभिन्न रूपों में किया है, क्योंकि उसे फागुन में प्रकृति की शोभा सर्वत्र छाई हुई प्रतीत होती है और वह उससे हर स्थिति में प्रभावित हो रहा है। उसे प्रकृति की व्यापकता और सौंदर्य के दर्शन पेड़ पौधों में आए नव किस्लियों, खिले हुए फूलों आदि सभी में दिखाई दे रही है। फूलों की सुगंध मतवाली वायु के साथ प्रसरित होकर प्रकृति में ही नहीं, तन मन पर भी छा रही है और उसका सीधा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, जिससे उनके मन उंगित हो रहे हैं। कवि इसके सौंदर्य से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है, वह इसकी व्यापकता को ही केवल देखता रहता है। प्रश्न 4। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर। फागुन में वसंत ऋतु का प्रसार होने से सारा वातावरण मादकता से पूरित होता है। उसकी यह मादकता और सुहावनापन उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न कर देता है। फागुन में रंग बिरंगी प्राकृतिक शोभा से मादकता छा जाती है। पेड़ पौधों की डालें नवीन पत्तों से जहां सुशोभित हो जाती हैं, वहीं वे मनोहारी फूलों से सुसज्जित होकर चारों ओर पवन के झोंकों के साथ अपनी सुगंध बिखेरने लगती हैं। पक्षियों का ही क्या, मानव मन भी उंगित होकर चहकने लगता है। प्रश्न 5। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। निराला के काव्य शिल्प की पहली प्रमुख विशेषता है प्रकृति चित्रण के माध्यम से मन के भावों को देना। इन कविताओं में भी फागुन के सुहावने और मादक वातावरण के द्वारा मन की मौज और उमंग का चित्रण सरसता के साथ किया गया है। निराला के काव्य शिल्प की दूसरी विशेषता है प्रकृति के क्रिया व्यापार में मानव के क्रिया व्यापार को देखना, अर्थात मानवीकरण। यहाँ पर भी कवि ने प्रकृति की झांकी में मानव झांकी का अवलोकन किया है।
कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इसके साथ ही उत्साह कविता में मानवीकरण का उदाहरण देखिए। बादल गरजो, घीर घीर घोर गगन धाराधरो। निराला के काव्य की तीसरी विशेषता है गीति शैली। इन कविताओं में गीति शैली के गुण दिखाई पड़ते हैं, जैसे संक्षिप्तता, अनुभूति, प्रवाहमयता, गेयता आदि। कवि निराला के काव्य शिल्प की अन्य विशेषता है सांकेतिकता और लघु शब्दों का प्रयोग। ये विशेषताएं भी इन कविताओं। प्रश्न 6, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। उत्तर, होली के आसपास प्रकृति में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे इस काल में वातावरण सुहावना हो जाता है, सर्दी का प्रभाव समाप्त सा हो जाता है, खेतों में खड़ी फसलें पकने लगती हैं, पेड़ पौधे नई कोपलों एवं कलियों से लद जाते हैं, मन सुगंधित हवा बहती है, सारा वातावरण मादकता से पूरित हो जाता है, मन में उमंग और उत्साह भर उठता है। प्रश्न 1, बादल किसका प्रतीक है? उत्तर, बादल पौरुष और क्रांति का प्रतीक हैं। प्रश्न 2, बादल किसकी प्रेरणा देते हैं? उत्तर, बादल नवजीवन एवं नई कविता सृजन की प्रेरणा देते हैं। प्रश्न 3, कवि ने बादल को अनंत के घन क्यों कहा? उत्तर, अनंत के दो अर्थ हैं आकाश और ईश्वर। बादल ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर आते हैं और करुणा जल बरसाते हैं। प्रश्न 4, कवि निराला किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? उत्तर, कवि निराला क्रांतिकारी विचारों के कवि माने जाते हैं। प्रश्न 5, कवि ने बादलों को ही संबोधित क्यों किया? उत्तर, बादल गर्जन और सृजन दोनों के ही प्रतीक हैं और कवि का प्रिय विषय भी है। प्रश्न 6, कवि ने बादल को नवजीवन देने वाला क्यों बताया? उत्तर, बादल जल वर्षण करके सभी प्राणियों और प्रकृति में नवसंचार करते हैं। प्रश्न 7, अट नहीं रही कविता का वर्णीय विषय क्या है? उत्तर, फागुन मास का प्राकृतिक सौंदर्य कविता का विषय है। प्रश्न 8, फागुन मास में कौन सी ऋतु का आगमन होता है? उत्तर, फागुन मास में ऋतुओं के राजा कहे जाने वाले वसंत का आगमन होता है। प्रश्न 9, शोभाश्री शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, शोभाश्री शब्द का अर्थ सौंदर्य से भरपूर है। प्रश्न 10, कवि निराला का पूरा नाम क्या है? उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। प्रश्न 11, निराला की प्रमुख काव्य रचनाएं बताइए। उत्तर, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते आदि। प्रश्न 12, निराला किस छंद के जनक माने जाते हैं? उत्तर, निराला कविता में प्रयुक्त मुक्त छंद के जनक माने जाते हैं। प्रश्न 1, तप्तधरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि निराला ने तप्तधरा को शीतल करने की बात क्यों कही है? उत्तर, कवि निराला ने तप्तधरा से शीतल करने की बात इसलिए कही है क्योंकि बादल क्रांति और पौरुष का प्रतीक है, इसलिए वो शोषण उत्पीड़न एवं अभावों से व्यथित और गर्मी प्यास से पीड़ित इस धरती को अपने जल से सुख और शांति प्रदान कर दे। प्रश्न 2, उत्साह शीर्षक कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि उत्साह शीर्षक कविता से जोश, पौरुष और क्रांति का संदेश देना चाहता है, इसलिए वह बादलों का आह्वान कर उन्हें सारे आकाश में छा जाने और जोश भरी गड़गड़ाहट के साथ प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए कहता है। प्रश्न 3, उत्साह कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। उत्तर, उत्साह कविता में कवि ने जहां बादल को पीड़ित और उदास लोगों की प्यास बुझाने वाला, धरती की तपन को शीतलता प्रदान करने वाला बताया है, वहीं दूसरी ओर संसार को नवीन प्रेरणा और नवीन जीवन प्रदान करने में सामाजिक क्रांति का प्रतीक बतलाया है। प्रश्न 4, उत्साह शीर्षक कविता में कवि ने बादल के संबंध में क्या क्या कहा है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने बादलों के संबंध में कहा है कि वे वज्रपात की शक्ति रखने वाले, नवीन सृष्टिकर्ता, जल रूपी नव जीवन देने वाले, संसार को नव प्रेरणा देने वाले और धरती को शीतलता देने वाले होते हैं। वे सामाजिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 5, घेर घोर गगन कवि बादलों से ऐसा क्यों कह रहा है? उत्तर,
कवि बादलों से ऐसा इसलिए कह रहा है कि यह आकाश मानो धरती का संरक्षक है, इसलिए बादल आकाश में छाकर धरती की तपन दूर करने के लिए छाया कर दे और अपनी जल वर्षा से इसे शीतलता प्रदान कर दे। प्रश्न 6। उत्साह कविता में कवि ने बादलों की तुलना किससे की है? उत्तर, कवि ने बादलों की तुलना नव जीवन देने वाले साहित्यकार एवं क्रांतिचेता पुरुष से की है। जिस तरह कवि कविता द्वारा निराश मन में उत्साह का संचार कर देता है, उसी प्रकार बादल वर्षा कर प्राणियों और धरती को शीतलता देता है। प्रश्न 7। कवि ने विकल और अन्य किन्हें बताया है और क्यों? उत्तर, कवि ने विकल और अन्य धरती पर रहने वाले प्राणियों को बताया है, क्योंकि वे धरती पर पड़ने वाली भीषण गर्मी से पीड़ित हैं। यहाँ भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों की भी प्रतीक मानी जा सकती है। प्रश्न 8। कवि की आंख किससे नहीं हट रही है और क्यों? उत्तर, कवि की आंख फागुन माह की सौंदर्यमयी शोभा से नहीं हट रही है, क्योंकि पेड़ पौधों की डालियां हरे हरे पत्तों से लद गई हैं और उन पर रंग बिरंगे फूलों की आभा फैल रही है। वे कहीं अपनी हरितिमा और लालिमा दर्शाती हुई प्रतीत हो रही हैं। प्रश्न 9। अट नहीं रही है कविता का मूल भाव लिखिए। उत्तर, अट नहीं रही है कविता में फागुन की मस्ती भरी प्राकृतिक सुषमा एवं उल्लास का वर्णन किया गया है। इसमें कहीं मादक हवाएं हैं, कहीं वृक्षों पर लाल हरे पत्ते उगाए हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल खिले हैं। हर जगह शोभा समाये नहीं समा पा रही है। प्रश्न 10। पाठ पाठ शोभा श्रीपट नहीं रही है का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पाठ पाठ शोभा श्रीपट नहीं रही है का आशय है कि सब जगह फागुन की प्राकृतिक सुंदरता एवं मादकता रंग बिरंगे फूल पत्तों के रूप में इस तरह छा गई है कि वह मानो तन मन में समा नहीं रही है और बरबस बाहर प्रकट हो रही है। प्रश्न 1। उत्साह कविता में वर्णित कवि की केंद्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं और उनका उद्देश्य समाज में बदलाव लाना रहा है। बादलों के गरजने बरसने का प्रतीक क्रांति, बदलाव व विद्रोह का प्रतीक है। इसी क्रम में उत्साह मुख्य रूप से एक आह्वान गीत है जो बादलों के माध्यम से दो बातों को एक साथ कहने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कवि की भावना है कि बादल पीड़ित व प्यासे जनमानस की आकांक्षाओं को पूरी करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर को जन्म देने के साथ साथ लोगों के अंदर क्रांतिकारी चेतना को जागृत करने वाला है। कवि जीवन को बहुत व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांतियां बदलाव में साहित्य की भूमिका होती है। कविता उत्साह में कवि इसमें नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। बादलों को नव शिशु के धुंधराले बालों की उपमा देकर गर्जन करने को कहते हैं। इससे तात्पर्य है कि बादलों को धीमे धीमे बरसने को न कहकर नव क्रांति चाहते हैं। प्रश्न 2। अट नहीं रही है कविता का मूल भाव लिखिए। उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रकृति सौंदर्य के माध्यम से ऋतुराज वसंत के आगमन का अलौकिक वर्णन किया है। फाल्गुन माह की अद्भुत छटा का सौंदर्य कविता के मूल में है। वसंत को ऋतुराज यूं ही नहीं कहा जाता है, यह वाकई में ऋतुओं का राजा होता है। इस समय प्रकृति की जो मनमोहक सुंदरता दिखाई देती है वह शायद ही किसी और ऋतु के आगमन के वक्त दिखती है। हाड़ कंपाती ठंड के बाद जब धीरे धीरे गर्मी की तरफ आते हैं, तब से ही बसंत का आगमन और फागुन मास का प्रारंभ होता है। वसंत के आगमन के साथ ही फागुन महीने में प्रकृति में चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं। उनकी भीनी भीनी खुशबू से घर आंगन पूरा वातावरण महकने लगता है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है मानो फालान के सांस लेने से पूरा वातावरण खुशबू से भर गया और सुंदर फूल मानो प्रकृति की सुंदर माला बन गए हो। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगी तितलियां व भौरों के मधुर गुंजार सुनाई व दिखाई देते हैं। लाल हरे फूल पत्तों की सुंदरता प्रकृति को नई दुल्हन के समान सज्जित करती है, जिस पर से आंख हटाना मुश्किल हो जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने फाल्गुन माह की प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य प्रकट किया है। प्रश्न 1। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालिए, अथवा निराला के बहुआयामी कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल मेनीपुर में सन 1899 में हुआ। उनकी औपचारिक शिक्षा महिषादल में 9वीं तक हुई। इसके पश्चात स्वाध्याय से उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। काव्य चेतना की दृष्टि से निराला को मूलतः छायावादी कवि माना जाता है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति,
प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुदा और नए पत्ते काव्य संग्रह हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन भी इन्होंने पर्याप्त लिखा है। उपेक्षितों के प्रति इनकी कविताओं में गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वही शोषक वर्ग के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। साहित्यिक मोर्चे पर निरंतर संघर्ष करते हुए सन 1961 में इनका देहांत हो गया।